गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जय जिनेन्द्र एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज कैश फ्रॉम नो कैश की टीम के द्वारा ये एक वेबिनार आपके लिए हो रहा है और हमारे साथ बिग बीस कॉन्सोर्टिएट से इंजीनियर राजीव गर्गी जी जुड़ चुके हैं। बस 1 मिनट और वेट करेंगे और हमारा ये वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि कैसे आप बिना कैश के भी कैश जनरेट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली की एक फैमिली ने एक पिज्जा से 4 लाख रुपए तक बचाए थे। बने रहिएगा, बस बहुत जल्द ये वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जो आज केवल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहित जी, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको यहाँ पे? यस सर। अभी रोहित जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप सब चैट। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन। यस। एक मिनट रुको। पीपीटी दिखाई दे रही है? पीपीटी दिखाई दे रही है? हेलो हेलो। यस सर। पीपीटी दिखाई दे रही है? पीपीटी दिखाई यस दे रही सर। है? ओके ओके, यस ग्रेट सर। ग्रेट। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आज आपने एक नई चीज सीखने के लिए अपना समय निकाला। तो सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कैश फ्रॉम नो कैश, यानी कि अगर हमारे पास कैश नहीं है तो उसमें से भी कैसे कैश जनरेट करें। दोस्तों, अभी आप सबने देखा है कि कोरोना का टाइम गया है 2 साल के अंदर। चाहे भले ही इनकम ना आई हो, लेकिन हमारे खर्चे जरूर हुए हैं। लेकिन हमारा वही पर्पज है कि जब खर्चे हुए हैं तो इन खर्चों को हम क्यों ना मैनेज करें और उन खर्चों में से इनकम निकालें। तभी आज का जो हमारा एजेंडा है और जो हमारा टॉपिक है वाला कि हाउ टू कन्वर्ट योर इनकम, हाउ टू कन्वर्ट योर होम एक्सपेंसेस इनटू इनकम विदाउट अफेक्टिंग योर करंट लाइफस्टाइल। यानी कि आपके जो होम एक्सपेंसेस हैं उनको आप कैसे इनकम में कन्वर्ट करें जिससे कि आपके लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज आए। दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इज ओके इस सेमिनार को, वेबिनार को अटेंड कीजिए। यहाँ पे कोई कुछ बेचने नहीं है, यहाँ पे आखिर तक कुछ नहीं बेचा जाएगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अवेयरनेस के लिए है जिससे कि आपकी इनकम का इजाफा हो। तो हम आगे चलते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट योर होम एक्सपेंसेस इनटू इनकम विदाउट इफेक्टिंग योर करंट लाइफस्टाइल, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को बगैर डिस्टर्ब करे हुए हम कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये पाया है, हमने और हमारी टीम ने, और काफी शिद्दत के बाद, कि हम लोग क्या करते हैं, 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो हैं कैश फ्रॉम नो कैश जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम वो 3 मिस्टेक छोड़ दें, अगर वो हम 3 मिस्टेक हटा दें
तो जो हमारे होम एक्सपेंसेस हैं हम उनमें से एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो इनकम आती है वो या तो आती है अपने प्रोफेशन से, या वो आती है हमारे सर्विस क्लास, जो भी हमारी सर्विस है या जॉब है, या कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके थ्रू आती है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं, जैसा मैं दोबारा बार बार फोकस कर रहा हूँ, होम एक्सपेंसेस से कैसे हम इनकम जनरेट करें। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बताने नहीं जा रहा जो बहुत नया हो या कोई रॉकेट साइंस हो। आपको काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद ही जानते होंगे, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हो क्या गया है कि रोज की दौड़ धूप के अंदर अपने काम के अंदर इतने बिजी हो गए हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, कि हम छोटी छोटी चीजों को भूल गए हैं। तो मेरा काम यह है आज कि मैं आपको वो चीजें याद दिला रहा हूं। जब मैं याद दिलाऊंगा तो आप कहोगे अच्छा ये तो मुझे मालूम था, और लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। मेरा पर्पज ये है आज की शाम का कि जो आप भूल गए हैं उसको आपको याद दिलवा के इम्प्लीमेंट करवाना। तो दोस्तों आज जो हम कवर करेंगे, तीन चीज तो हम कवर करे ही करेंगे। हाउ टू अवॉइड 3 मनी बर्निंग मिस्टेक्स, और पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ लोग इसको 1% लोग ही फॉलो करते हैं जो इस मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, बाकी सारे के सारे मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और एज ए बोनस हम तीन चीजों पे और बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे पे, क्योंकि टाइम की का भी देखना होगा ताकि आप लोग भी टाइम पे फ्री रहें। कि हाउ टू मेंटेन बेटर रिलेशनशिप विद मनी, how to choose the best investment like an expert, and how to compound your wealth every year। इन तीन चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे जिससे कि आप लोगों को इसके ऊपर भी क्लैरिटी आएगी। पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों। बाई क्वालिफिकेशन आई एम ए सिविल इंजीनियर एंड ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैंने काफी लंबे समय तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट LIC ऑफ इंडिया में काम किया है क्लेम सेटलमेंट के अंदर। और अब मैं जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का जो कोर्स है उसके सेशन लेता हूँ। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और साथ साथ मैं मनी हीलर का भी काम करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा आपको टर्म नया लगेगा मनी हीलर का। होता क्या है, जैसे हमारी फिजिकल इंजरीज हो जाती हैं ऐसे ही उनको हम हील करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए। ऐसे ही हमारे मनी की भी हमारी इंजरीज होती है जो बचपन से चली आ रही होती है और हमें पता नहीं होता, और उन मनी इंजरीज की वजह से ही हम मनी के साथ डील करते हैं। तो उन मनी इंजरीज को जब तक हम हील नहीं करेंगे हमारी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं उसका मनी हीलर हूँ। कभी जैसे रोहित जी एक मिशन के ऊपर है स्माइल सीरीज के थ्रू, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग अटैच हैं उनको नई नई चीजें पता चलती रहे। अगर कभी इसके ऊपर मौका मिला और आप लोगों का सहयोग रहा तो इसके ऊपर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरी एक बुक आने वाली है जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट हो चुका है, सेकंड ड्राफ्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मनी एज ए बडी, अलाउइंग स्मूथ एंड इजी मनी फ्लो इन माय लाइफ। दोस्तों अगर मनी बडी के रूप में, फ्रेंड के रूप में हमारे साथ हो जाए एज ए ट्रस्टेड फ्रेंड, तो फिर तो कुछ कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। इस बुक के अंदर मैं वही सारा चीज ज्ञान बांटने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से मनी को बडी के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग तीन मिस्टेक को हम लोग करते हैं, जिसमें पहली मिस्टेक है कैश फ्लो। हम लोगों का कैश फ्लो बहुत बराबर नहीं होता है। उसको कैसे बराबर करें जिससे कि हम घर के खर्चों में से इनकम जनरेट करें। इसके बाद हमारा आता है दूसरा मिस्टेक, मेकिंग अदर्स रिच। हम क्या करते हैं, अपने आप को टेम्प्ट हो जाते हैं नए नए गैजेट्स, नई नई चीजों को लेने के लिए या और चीजों के लिए, जिसकी वजह से हम अपना हार्ड एंड मनी और लोगों को देते हैं, हम और लोगों को मालदार और रिच बना देते हैं। और तीसरी मिस्टेक है, हम जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जस्ट एंड जस्ट फॉर रिटर्न करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि भाई इसके अंदर जो है हमें कुछ और भी चीज देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ हमें कुछ जानने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास आपसे बात करने का सिर्फ चैट का ही तरीका है, आप यस या वाई लिखिए ताकि मुझे कुछ लगे कि मैं कुछ दे पा रहा हूँ आपको। यस या वाई जो भी आपको समझ में आए वो आप लिखिए कि किस तरीके से जो मैं अभी तक दिया है कुछ उसमें से आपको लग रहा है कि यस हम आगे इसको सुनने में चाहिए। तो वाई या यस आपको जो ठीक लगे वो इसमें आप लिख सकते हैं इसके अंदर।
तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, पहला हमारा मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1, कैश फ्लो। अब हम कैश फ्लो को हम लोग कैसे मैनेज करें, कैश फ्लो को हम से मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपने पुराने जमाने के अंदर लोग क्या करा करते थे, बस्टिंग करा करते थे। जैसी इनकम आती थी उसके अंदर अपना हिसाब बनाया करते थे कि ये पैसे हम इसमें खर्च करेंगे, हम ये पैसे इसमें खर्च करेंगे। आज वो हम उन सब चीजों को भूल चुके हैं। जैसे ही पैसे आते जहां खर्च करना कर दिया, हम सोचते नहीं है कि किस पैसे को हम कहाँ पे खर्च करें, और उसकी वजह से हमारा कैश फ्लो जो है बिल्कुल हमेशा खराब रहता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कोई बात नहीं कर रहा कि हमने जो है कोई पैसे को कंजूस बन के खर्च करना है, नो। धन हमने कमाना है, जहां जरूरत है उसको खर्च भी करना है, पर जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं खर्च करना है, और जो बचता है उसको हमने इन्वेस्ट करना है। तो कैश फ्लो के अंदर हमारी एक चीज आती है, सबसे पहले अगर इसका सॉल्यूशन लेके जाऊं मैं, इसका कैश मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अंदर जो पहला आता है 3 एनवेलप थ्योरी। तो 3 एनवेलप जो थ्योरी होती है, रोहित जी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? रोहित जी, हेलो हेलो, रोहित जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? रोहित जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? रोहित जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। ओके ओके, मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, आवाज भी बराबर आ रही है ना? ठीक है यस सर। ओके। तो 3 एनवेलप थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों 3 एनवेलप थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास पैसा आया है उसको हम 3 भागों में बांटें। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में है, अगर इससे कम नीचे थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन जनरली आज के डेट में इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में होती ही है। तो जो 50% पैसा है वो हमने अपने एसेंशियल चीजों में लगाना है, 20% पैसा हमने एजुकेशन में लगाना है अगर बच्चों की एजुकेशन चल रही है, और 30% पैसा हमने सेव करना है इनवेरिएबली। इस 30% के अंदर जो है अपना कोई आपकी ईएमआई वगैरह चल रही है तो वो भी आ जाती है। अब लेकिन क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना आ गया है तो ये कहा जाता है कि हम 3 अकाउंट खोल सकते हैं जो कि नेट बैंकिंग से अटैच होंगे। एक अकाउंट के जैसे हमारी इनकम आई मान लो 1 लाख रुपीज आई है, एक अकाउंट में जाएंगे 50,000 रुपए, दूसरे अकाउंट में जाएंगे 20,000 रुपए, और तीसरे अकाउंट में जाएंगे 30,000 रुपए। और फिर क्या है कि जिस हेड का जो खर्चा है वो हम उसी हेड से करेंगे। 50,000 वाले अकाउंट के सब डिवीजन होंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, चाहे रोहित जैन जी हैं, रजनी बालाजी हैं, या और भी कोई लोग हैं, वो आप उनके साथ बैठिएगा, वो बाकी आपको इसको एक्सेल के अंदर बना के देंगे कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे पहले अगर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि औरतें क्या करती, लेडीज क्या करती थी कि एनवेलप बना के रखा करती थी, और अगर किसी एनवेलप के पैसे खर्च हो गए हैं और मान लो 22 तारीख है, तो उस पूरे महीने में उस एनवेलप के लिए में जिस हेड के लिए पैसे रखे थे वो खर्चा नहीं होगा। दैट वाज द डिसिप्लिन। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड से उस पैसे को स्वाइप करके अपना हम पैसे को खर्च कर देते हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि आज के खर्चे को हमने कल के लिए डेफर कर दिया। अब आप देखिए जब इसी महीने हमारे पैसे कम पड़ रहे थे तो अगले महीने के जो खर्चे आएंगे उसके लिए पैसे कम पड़ेंगे, ऊपर से फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाएगा, और ये करते करते हम एक दलदल में फंस जाते हैं। तो इस वजह से बजटिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो ये एजुकेशन का खर्चा रखा है 20%, ये मैंने बहुत ज्यादा रखा है, अदरवाइज ये 12.5% के करीब आता है। पर मैंने ये देखा है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है वो 30 से 35,000 रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। मैंने अभी ये बात 3-4 साल पहले किसी को बताई थी, मैंने कहा भाई इतने मत खर्च करो। उन्होंने मुझे बड़ा कड़वा जवाब दिया कि जी आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं, मैं अपने जो हूँ अपने पैसे को जो मर्जी खर्च करूं मैं, और चाहे मुझे अपना खून बेच के बच्चे को पढ़ाना पड़े मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कौन होता हूँ बेचने वाला बताने वाला आपको। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जब कोरोना टाइम के अंदर उनकी नौकरी खतरे में आ गई है, उनके दादाजी ने उन्होंने अपनी एफडी तोड़ी उससे करके पैसे पूरे करें। जब उनको मेरी बात समझ में आई और उन्होंने मुझे सॉरी बोला, जिस समय मैं कड़वे वर्ड बोल गया था आपको, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था।
दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, मैं हूं, आप हो, हम कौन कौन से स्कूल में पढ़े हुए हैं। एक्चुअली हम लोग सिर्फ अपनी एक ईगो को शांत करने के लिए बड़े बड़े स्कूल में एडमिट कराते हैं। जनरली ये देखा गया है, बच्चे की पढ़ाई के अंदर 10% पेरेंट्स का रोल होता है, 10% जो है स्कूल का रोल होता है, और 80% जो काम करना होता है वो बच्चे नहीं करना होता है। तो इस वजह से हम जो मैंने 20% रखा है, आइडियली ये है 12.5% करंट एजुकेशन के लिए खर्च कीजिए, और 7.5% जो है पैसा आप आगे के लिए बचा के रखिए पैसा, जो आपका उससे फिर क्या आपको होम लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बस्टिंग बताई, जब आप बस्टिंग करेंगे, जब जिन्होंने आपको बुलाया जब वो आपके साथ बैठेंगे, एक्सेल शीट में काम करेंगे, तो आप देखोगे महीने के एंड में आपको खुद ही महसूस होगा कि मैंने यहाँ पे जिस शादी में जाना था, मैंने खामा खामा 4,000 रुपए खर्च कर दिए, मेरा काम तो यहाँ 2,500 में भी हो सकता था। तो जब आपको ये फीलिंग्स आएगी तो आपके पैसे बचने शुरू होंगे, क्योंकि अभी हमें वो फीलिंग्स नहीं आती है। हम लोग बजट बनाते ही नहीं है दोस्तों। कुछ मेरा हमारा काम इस प्रकार का है, मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हुआ हूँ जो 1 करोड़ महीने के कमा रहे हैं। दोस्तों मुझे इतना कहने में कोई गर्ज नहीं है, मैंने ये देखा है जितना पैसा संभाल के जो 1 करोड़ रुपए महीना वाला कमा के रख रहा है, उतना वो 50,000 वाला कमा के नहीं रख रहा। और हम कहते हैं 1 करोड़ वालों को ये तो कंजूस है, तभी पैसा बचा रहे हैं। नो, वो पैसे की वैल्यू करते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर, ये कहा, हमारे जो पूर्वज थे वो ये कहा करते थे कि अगर आप जूते की इज्जत करोगे तो जूता हमारी इज्जत करेगा। वो जूते के लिए बोला करते थे कि जूते हम अगर बाहर से आए हैं, स्कूल से आए हैं, ऑफिस से आए हैं, दुकान से आए हैं, उठा के एक जगह पर रखे, यानी एक कहीं एक कहीं। ऐसी पैसे का भी है, पैसे को हमने अगर संभाल के हम रखेंगे तो पैसा हमारी इज्जत करेगा। अभी आगे इस बारे में मैं और भी बात करूंगा मैं। तो इस तरीके से जब हम अपनी बस्टिंग करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आपके पैसों की लीकेज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे लीकेज जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना कम खाना है, खाना तो अच्छे से खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन लेकिन इस जो है वो आपको पता चल जाएगी। जो भी आपका इनकम प्रोफाइल है, जो भी आपके खर्चे हैं, कुछ मिनिमम कहीं पे किसी किसी घर के अंदर मेडिसिन के खर्चे ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता, तो वो भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये हर घर के हिसाब से अलग अलग शीट बनेगी, और उसके बाद मेरी गारंटी है जितना भी आपका खर्चा है, अगर ये 3 महीने में आप 10 से 15% तो मिनिमम बचा लेंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप बस्टिंग लेके चलोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे, जैसा अभी रोहित जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि 2007 की या 8 की बात है, मेरे एक क्लाइंट हैं जो प्रीत बिहार में रहते हैं। अच्छा, मुझे इतना ज्यादा पता भी नहीं था, मुझे पता अभी चला है 2021 के अंदर इस बात का, तो मैं देख के बड़ा आश्चर्य हो गया मैं। तो उनके यहाँ पे एक बच्चा था, 7 साल का 8 साल का बच्चा था उनके यहाँ। उस बच्चे को थोड़ा पैसे को जोड़ने का हिसाब रहता था उसको, जैसा किसी किसी घर में किसी किसी बच्चे को होता है। तो वो उनके घर में महीने में 3-4 बार पिज्जा आया करता था, कभी 3 बार कभी 4 बार। एक दिन उसने अपनी मम्मी को ये कह दिया कि आप पिज्जा मंगाते थे, एक पिज्जा के पैसे मुझे दे दिया करो आप। तो जनरली एक पिज्जा आज के डेट में अगर 8 बाइट वाला पिज्जा मंगा रहे हैं, कोक मंगा रहे हैं, तो 500 रुपए का ही जाता है। तो उस समय जितने भी कभी उसका पिज्जा आता था, उसने वो पैसे हर महीने जोड़ने शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ जोड़ने शुरू करें, और जैसे जैसे पिज्जा के पैसे बढ़ते गए, वो भी अपने पैसे बढ़ाता गया। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, आज 15 साल के बाद उस बच्चे का कॉर्पस वो 22-23 साल का हो गया है। 4 लाख रुपए एक पिज्जा की कॉस्ट से है। दिस इज हकीकत, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि एक पिज्जा की कॉस्ट से उसने 4 लाख रुपए सेव कर लिए। और दोस्तों हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बहुत सारी जगह पर पैसे जब हम खर्च करते हैं तो हम सोचते नहीं है और खर्च कर देते हैं, और कहते हैं अरे क्या इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है, 200 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है। पर दोस्तों बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी होता है। तो मेरा आपको इसमें यही है कि जो आपका कैश फ्लो है, जिन्होंने भी आपको यहाँ बुलाया है उनके साथ बैठिए, अपनी एक्सेल शीट पर वो बना के देंगे, और आपको देखना उनका, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप उनका धन्यवाद करेंगे कि आपका पैसा 10 से 15% बचेगा। एंड मनी सेव इज मनी अर्न, ये आपने सुना ही होगा, और आपके एक्सपेंसिस से ही आपकी इनकम निकल कर आएगी। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। दूसरी मिस्टेक होती है मेकिंग अदर्स रिच। अब मेकिंग अदर्स रिच का मतलब क्या है? अभी जैसा मैंने बताया कि हम टेम्प्ट होते हैं और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लेते हैं पैसे को। तो अगर हम कहीं पर भी, अगर हम मान लो
अगर हम किसी भी जगह चूक जाए तो क्रेडिट कार्ड वाले हमसे, आप सब जानते हैं, 3.5% का यानी कि 40 से 45% का जो इंटरेस्ट है वो हमसे हर महीने हमसे चार्ज करते हैं। तो देखा जाए क्या हुआ कि हमारे पैसे से और लोग रिच बन रहे हैं। लोग होम लोन लेते हैं, होम लोन के बारे में कैसा है मैं आगे बात करूंगा। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, गाड़ी का लोन लेते हैं। अब यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन कभी मौका मिला मैं बताऊंगा कि लखनऊ के एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जिन्होंने गाड़ी के लोन से 50 लाख रुपए बचाए। जिन्होंने गाड़ी के लोन से, ऑफ कोर्स गाड़ी थोड़ा अपर हेड की थी, 15 लाख की गाड़ी थी, जिस उसके लोन से उन्होंने 50 लाख रुपए बचाए। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं बजाय दूसरों को पैसे दे रहा हूं अपने हार्ड अर्न मनी के, वो पैसे मैं अपने पास क्यों ना रखूं। अगर आपने देखा होगा पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि लोग पूरे जिंदगी पैसा कमाते थे, जोड़ते थे और आखिर में मकान बनाया करते थे। आज पहले दिन से सबको मकान बनाने की लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा मकान मत बनवाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मकान बनाना चाहिए, पहले दिन से बन सकता जरूर बनाओ, किराया देने का क्या फायदा है, लेकिन पूरे तरीके से, पूरे कैलकुलेशन के साथ। अभी कोरोना टाइम के अंदर क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम के लिए लोन का मॉनिटोरियम दिया था कि भाई आप 6 महीने तक की किस्त नहीं दे सकते हो, और मान लो किसी की किस्त 20,000 रुपए है तो मेरी आवाज आ रही है रोहित जी? रोहित जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। और ठीक है, तो जैसे 20,000 रुपए महीने की किस्त थी, तो 6 महीने में उनके 1,20,000 जाते, वो उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनकम नहीं थी। और फ्रेंड्स आप सुन के हैरान हो गए, इस 1,20,000 की जगह उनको 15 से 20 किस्तें फाइल एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जो कि अमाउंट बनेगा, किसी का 3 लाख बनेगा, किसी का 2.5 लाख बनेगा, किसी का 3.5 लाख बनेगा। क्यों? अपने जो होम लोन्स थे वो अब भारी पड़ने लग गए। तो हम मेकिंग अदर्स रिच के अंदर क्या करते हैं कि हम खामा खा के लोन लेके दूसरों को हम पैसा दे देते हैं इंटरेस्ट के रूप में, और खुद हम उसके अंदर पीछे रह जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने सॉल्यूशन, क्रिएट रियल एसेट्स। रियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी देनदारी नहीं होती। अगर हमने होम लोन लिया है तो उसका, वो हमारा रियल एसेट्स नहीं है, उसका मालिकाना हम हक हमारे पास नहीं है, भले ही उसमें रह रहे हैं। मालिकाना हक, असली ओनरशिप, असली रियल एसेट्स वो हमारा तब बनेगा जब 20 साल बाद, 15 साल बाद हम उसका पूरा लोन चुका देंगे। उससे पहले वो हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी होती है उसके अंदर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल शो करता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे पता नहीं लोग सारे शाहदरा से हैं, कहाँ से मुझे नहीं मालूम। शाहदरा में एक जगह है बाबरपुर, जिसको अब लोग हनुमान रोड बोलते हैं। तो वहाँ पे एक शॉप थी, ये काफी बात पुरानी हो गई है, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शोरूम था टीवी फ्रिज का, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का। तो वहाँ पे लिखा हुआ था फील सिनेमेटिक एक्सपीरियंस एट योर होम बाय जस्ट पेइंग 10,000 रुपीज। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, 10,000 रुपए में अगर होम थिएटर आ रहा है तो ले लेते हैं। मैं दुकान के अंदर गया, मैंने कौन कौन से उसका ये है ये है ये है, तो मैंने कहा भाई 10,000 रुपए में यही है ना? बोला हाँ जी यही है। अचानक मेरी निगाह नीचे पड़ी, तो वहां पे ये लिखा हुआ था, एलईडी थिएटर टीवी कॉस्ट 1,20,000 रुपए, इंस्टॉलमेंट पीरियड 12 महीने और मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे हो 10,000 रुपए का, ये तो और ही कहानी कह रहा है ये। बोला सर जी बिल्कुल सही बात है, तो आप, उसने मुझे ही उल्हाना दे दिया, पर ये तो पढ़े लिखे आप भी हो, आप भी समझ सकते हो 10,000 के अंदर कोई होम थिएटर आएगा। मतलब वो उसने मुझे ही लगाया कि मेरे में अकल की कमी है जैसे। मैंने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी। तो बोले 10,000 रुपये महीने का ये आएगा और 12 महीने की इंस्टॉलमेंट देना और 1,20,000 का हो जाएगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो पैसे जा रहे हैं ले लेते हैं। तो हमने कहा फिर 10,000 रुपये ले लेते हैं। बोले नहीं, जरा आप बाबूजी से बात कर लो और पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। पेपर फॉर्मेलिटी क्या होती है भाई? और जब हम काउंटर पे गए तो पता चला, उन्होंने हमसे कहा कि नंबर ऑफ एडवांस ईएमआई 4, यानी कि 40,000 रुपये आपने एक देने हैं अभी स्टार्टिंग में, 6,000 रुपये आपके फाइल चार्जेस है और 46,000 रुपये देने हैं। तब मेरा दिमाग में घंटियां बजी। तो मैंने ये सोचा कि 1,20,000 में से 40,000 तो उन्होंने मेरे से अभी से ले लिए, 80,000 रुपए रह गए जो कि मुझे अगले 8 महीने में देने हैं। उस पर इन्होंने फाइल चार्ज के नाम पे एक तरीके से मेरे से 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ले लिया। और जब मैंने उसको कैलकुलेटर पे, फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, दोस्तों आप हैरान रह जाओगे, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 21.18% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था उसके अंदर। और कहाँ लिखा हुआ था? 10,000 में टीवी ले जाए। दोस्तों ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। क्रेडिट कार्ड का दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं
क्रेडिट कार्ड से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है खर्च करना। हम लोग, आपको मैं एक सज्जन बताता हूँ जो पूना में रहते हैं, जिनका अपना 4 लाख रुपए महीने की इनकम है। अभी 2 महीने पहले उससे मैंने एक कंसेप्ट शेयर करा, थोड़ा सा वो मेरे से नाराज हो गए। बोले आप क्या कह रहे हो राजीव जी, मैं तो सारे खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड से करता हूँ और महीने का बिल मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है, और जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं वो 1.5 पौने 2 लाख जितने का भी बिल होता है वो मैं पे कर देता हूँ। मैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे तो पॉइंट्स भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, टीवी के मूवीज की टिकट भी फ्री आती है मेरी तो। फिर मैंने उनसे बड़े आराम से कहा, मैंने कहा सर एक चीज बताइए। बोले क्या? मगर जैसे ही आप इसकी पेमेंट 2 लाख की करते हैं तो वो आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए इकट्ठे निकलते हैं? बोले हाँ इकट्ठे निकलते हैं। तो मैंने कहा आपको कुछ खालीपन लगता है? बोले हाँ लगता तो खालीपन है कि यार कि सैलरी आई और चली गई, हाथ में तो कुछ ज्यादा बचा ही नहीं। फिर मैंने उनसे कहा सर अगर आप जैसे क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं तो देखा जाए तो आप पिछले महीने का खर्च कर रहे हैं, इस महीने का तो खर्च कर नहीं रहे। बोले यस। तो मैंने कहा सर मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड की जगह कैश में पेमेंट करना पड़े तो इस महीने के खर्चे आप इस महीने करेंगे, और उससे क्या फायदा होगा? मान लो किसी महीने कोई ज्यादा खर्चा आ गया जो कि अनप्रडिक्टेबल था, जो कि पता नहीं था, तो आप अपने करंट खर्चों को मैनेज करके उस खर्चे को भी मैनेज कर लोगे। और जब मैंने ये बात कही तो एकदम से सन रह गए, 1 मिनट सोचने लगे और बोले जी ठीक है आपकी बात मुझे समझ में आ गई, अब मैं पेमेंट को धीरे धीरे करके जो हूँ करंट में करा करूंगा, क्रेडिट कार्ड से नहीं करूंगा। क्यों दोस्तों? क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, उन लोगों ने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, उनको पता है कि अगर 1000 लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो 10-20 में डिफॉल्ट होना ही है, और वही उनको इतना पैसा कमा के दे देंगे कि जो बाकी के गिफ्ट्स वगैरह है वो उससे भी निकल ही आएंगे और उनका भी काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक विशेष सर्किल है क्रेडिट कार्ड का। और फ्रेंड्स आप भी खुद समझ सकते होंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई इमोशनल दर्द नहीं होता। वही पैसे अगर हम कैश पे पे कर रहे हैं तो हमें इमोशनल दर्द होता है। भले ही आजकल डिजिटल करेंसी का जमाना आ गया है, तो अगर हम डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास फौरन बैंक से मैसेज आता है और हमें फौरन पता चल जाता है कि इतने अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कोई भी लोन लेना हो, लेने से पहले 10 बार सोचिए। आजकल की तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए प्रॉपर नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका के, यूरोप के 14 दिन के, कोई 2.5 लाख का, कोई 3 लाख का, कि आप घूम के आ जाइए और बाद में इसकी इंस्टॉलमेंट भर दीजिएगा। यानी कि घूम के तो हम एक बार आएंगे और उसका जो दर्द है वो अगले 3 साल तक सहेंगे। तो क्यों ना पहले हम जोड़ ही लें पैसे और फिर हम जाएं। तो मेरा यहाँ पे कहने का पर्पज ये है यहाँ पे कि हम जो भी एसेट्स बनाएं वो रियल एसेट्स बनाएं। दोस्तों तीसरी मिस्टेक हम लोग करते हैं, जस्ट फॉर रिटर्न। हम देखते हैं कौन सी कहां से हमें रिटर्न मिल रही है, कोई कह रहा है यहाँ से 15 मिल रही है, कोई कह रहा है यहाँ से 20 मिल रही है, और लिया और हमने लगा दिया। दोस्तों जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करें तो वो एक तो होती है सेविंग और एक होती है इन्वेस्टमेंट। सेविंग तो होती है कि हमारे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है और अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा हमने कहाँ पे लगाना है, तो उसको तो हम करते हैं सेव। और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम करते हैं पर्टिकुलर रीजन के साथ हम लोग करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर रीजन के साथ अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि पहले ये देखना है कि हम पैसे लगाने कहाँ पर जा रहे हैं। और जब हम पैसे लगाने जा रहे हैं तो मैं अभी आगे अगले 5 मिनट में क्लियर भी कर दूंगा पैसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो हमको आइडिया पता चल जाएगा उसके थ्रू हमें। तो हम खाली इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिहाज से ना इन्वेस्ट करें, हम अपने लाइफ के इवेंट्स और डिजायर के थ्रू इन्वेस्ट करें, खाली रिटर्न को ना देखें। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। अभी 2020 में क्या हुआ था कि मार्केट बहुत एकदम से नीचे चली गई थी और एकदम से ऊपर आ गई। तो 6-6 महीने में लोगों के पैसे डबल हो गए, 6-6 महीने में। तो कई लोगों ने बगैर सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बाद में, मैं ये तो नहीं कह रहा उनके पैसे नीचे चले गए, लेकिन वो उसके आसपास ही घूम रहे हैं। और उन्होंने किस उससे लगाए थे कि मेरे 6 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। मान लो किसी जगह पैसे की रिटर्न ऐसे आई है, पहले साल आई 100%, दूसरे साल आई -50%, तीसरे साल आई 100% और चौथे साल आई -50%। अगर आप इसकी एवरेज निकालो तो 25% आएगी। 200 - 100 डिवाइड बाई 4, 25%। तो इसके लिहाज से तो ये हो गया
कि 1 लाख रुपए के हमारे 1.25 लाख रुपए बन जाएंगे, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसको आप देखते हैं कैसे क्यों नहीं हुआ। हमने मान लो 1 लाख रुपए लगाए, पहले साल 100% रिटर्न आई, तो हमारे पैसे बन गए 2 लाख रुपए। 50% से हमारे रिड्यूस हुए, अगले साल हमारे पैसे रह गए 1 लाख रुपए। तीसरे साल फिर 100% की रिटर्न आई, हमारे पैसे बन गए 2 लाख रुपए। चौथे साल फिर 50% की रिटर्न आई, हमारे पैसे वही रह गए। तो यानी कि 1 लाख के 1 लाख रुपए ही रह गए, तो रिटर्न थी हमारी 0, जबकि एवरेज रिटर्न थी 25%। तो कहाँ पे क्या रिटर्न मिल रही है क्या नहीं, हमें देखना चाहिए कि CAGR क्या आया है, CAGR कितना आया है। तो कई बार हम लोग इन चीजों के अंदर भी बड़े ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा इसके बारे में और जानना है, तो जिन्होंने आपको बुलाया है, चाहे रोहित जी हो या रजनी बालाजी हो, आप उनके साथ बैठिएगा, वो आपको और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने जो काम करा, 3 चीजों पे करा कि 3 हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग अपने पैसे को नहीं जोड़ पाते, फालतू खर्चा करते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर बस्टिंग करनी है, और ये बाकी सब बातें जो हैं आपको रोहित जी और रजनी बालाजी साहब बैठेंगे तो आपको और क्लियर करेंगे। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना था वो था रिलेशनशिप विद मनी। फ्रेंड्स, मनी जैसे हमारे हिंदू समाज में प्रथा है, माता लक्ष्मी को हम उन्हें धन की देवी बोलते हैं। तो जब हम पैसे की बात करें तो हम ये बात करके चलें कि हम माता लक्ष्मी जी के साथ हम रिलेशन कर रहे हैं। तो जैसे हम पर्सनल रिलेशन में बात करते हैं, ऐसे ही हमें मनी के साथ संबंध रखने हैं। मनी के साथ हमें रिलेशन कैसे रखने हैं? लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के रखने हैं। मनी का आदर करना है, मनी का प्यार, मनी से को विश्वास करके चलना है। दोस्तों, इसमें कंसेप्ट होता है स्माइलिंग मनी का और क्राइंग मनी का। स्माइलिंग मनी वो होता है जब आपके हाथ में आ रहा है तो वो आप उसको स्माइल करके रहेंगे, और जब अगर आपके हाथ से जा रहा है तो आप उसको स्माइल करके देंगे। क्राइंग मनी वो होता है जब आपके हाथ में आ रहा है तो आप खुश तो हो रहे हो, आपको अच्छा तो लग रहा होता कि पैसा आ रहा है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं होते। बोले पैसा ना भी आता मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्यों? वो किसी ना किसी वजह से आ रहा होता है। और अगर आपका जा भी रहा होता है तो भी आपको दुख होता है। और दोस्तों, हर पैसा हमारा स्माइलिंग मनी होना चाहिए, इधर उधर का पैसा ना आए हमारी लाइफ में, तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। और जैसे दोस्तों हम लोगों की अपनी पर्सनल पर्सनैलिटीज होती है, थोड़ा सा मैं इसमें बारे में बताऊंगा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों की 4 पर्सनैलिटीज होती हैं, कॉलरिक, मेलनकली, फ्लेगमेटिक एंड ये अपना कॉलरिक, फ्लेगमेटिक, मेलनकली, और एक दिमाग से मेरे उतर गई है, हाँ, ये अपना कॉलरिक, सैंग्विन। सैंग्विन, ये 4 पर्सनैलिटीज होती हैं। कॉलरिक वो होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। फ्लैगमेट के होते हैं जो काम अपने आराम आराम से करते हैं। सैंग्विन वो होते हैं जो हमेशा मजा मस्ती में रहते हैं। और मेलनकली वो होते हैं जो अपना एनालिसिस ज्यादा करते हैं। पर कोई भी पर्सनैलिटी पूरी नहीं होती, हमेशा 2 पर्सनैलिटी का मिक्सचर होती है। तो ऐसे ही मनी की हमारी मनी पर्सनैलिटी भी होती है। 5 पर्सनैलिटी होती है मनीज की: एज्यूमर, मनी मल्टीप्लायर्स, एक्स्ट्रावेगेंट, कंजर्वेटिव एंड डेटर। मनी मल्टीप्लायर वो लोग होते हैं जो मनी को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं। डेटर वो होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर होता है उनके साथ, वो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। और अज्यूमर वो होते हैं जो अजम्पशन पे काम करते हैं। अगर आपको अपनी मनी पर्सनैलिटी पता चल जाए तो आप काफी सारी चीजें मनी से संबंधित आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको अपनी मनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके रोहित जी से बात हो रही थी। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं कि मनी को हमने पर्स में कैसे रखें, मनी को अपने वॉलेट में या अपने कैश चेस्ट में कैसे रखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे कभी इस पे मौका मिला तो इस पे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि भले ही आपको मनी पर्सनैलिटी नहीं भी मालूम है, लेकिन जो पैसा है, जैसे बहुत से लोग बटुए पैसा बहुत मरोड़ तोड़ के रखते हैं, वैसे ना रखें। मनी को जब भी दें, जैसे मैंने देखा हुआ है, बहुत से लोग क्या करेंगे, सब्जी वाले से जैसे पैसे देंगे ना, थोड़े से पैसे ज्यादा मांग लिए, ले पकड़ तेरे बीमारी पैसे जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जिसको पैसे दो खुश खुश होके दो, क्योंकि आप जब पैसा खुश होके दोगे तो आप वो इंटेंशन सामने वाले पैसे के साथ जा रही है, तो आपके पास ही पैसा जो है खुश होके आएगा। जिस इंटेंशन के साथ दोगे उस इंटेंशन से मनी आपके पास लौट के आएगा। तो मनी में इंटेंशन डाल के दो कि जो पैसा जहां पर जा रहा है वहां खुशियां फैला रहा है,
और आपके पास भी उसी तरीके से खुशियां फैला के मनी आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि आप पैसे के साथ किसी का दिल ना दुखाएं और अपना खुश होकर दें। इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने पैसा जबरदस्ती किसी को ज्यादा देना है, पर लेकिन जिसको दे खुश होकर दें। और जो आए, बहुत से लोगों को देखा हुआ है नौकरी करेंगे, अरे यार पूरे महीने मेहनत करी है और मिला क्या है, कुछ नहीं मिलता हमें तो। नो, जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, उसको हम खुश होके लें। जब खुश होके लेंगे तो आगे से हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, हमेशा ग्रेटफुल में रहेंगे, तो हम और मनी के आने के रास्ते खोलेंगे। आप एक चीज देखिए, मान लो आपके घर के अंदर कोई मेहमान आया है, आपने उसका आदर सत्कार करा है, तो वो आपके पास बार बार आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप आया, कोई मेहमान आया है, आपने उसको देख के मुंह बना लिया, अरे यार फिर दिमाग आके खराब करेगा, तो आएगा आपके पास? वो नहीं आएगा। ऐसे ही मनी का है। मनी जितना भी आ रहा है, चाहे 100 रुपए आ रहा है, चाहे 10,000 आ रहा है, चाहे लाख रुपए आ रहा है, अमाउंट डजंट मेक डिफरेंस। जो भी आ रहा है उसको आप खुश खुश होके लें। जब खुश खुश होके लेंगे तो मनी आपका सत्कार, तो आप मनी भी आपका सत्कार करेगा और आप मनी का आदर करोगे। तो ये मनी पर्सनैलिटी और मनी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ये शेयर करना था। इसके अलावा अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा था आपसे, थर्ड मिस्टेक बताई थी मैंने आपको। लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिटर्न के लिहाज से पैसा लगा देते हैं। नो, रिटर्न के लिहाज से पैसा नहीं लगाना। उसमें आपने ये देखना है ये पैसा आपको कब चाहिए, किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके जितने भी आपके अमाउंट होते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट इनकम हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो, इन्हीं में हम सारे पैसे को बांट के चलते हैं किसी भी तरीके से। तो अगर इक्विटी या म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है, तो उसके अंदर जो रिटर्न आती है वो अब इन्फ्लेशन आती है। मतलब अगर जो हमारा इन्फ्लेशन है 6% 7%, उससे ज्यादा ही रिटर्न आती है। लेकिन यहाँ पर वॉलिडिटी हाई होती है। वॉलिडिटी से मतलब कि अगर आपको 15% की रिटर्न दिखाई दे रही है, हो सकता है 6 महीने बाद वहां पे आपको -10 दिखाई दे, हो सकता है 6 महीने बाद आपको +30 दिखाई दे। तो यहाँ पे पैसा लगाने से पहले हमें अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना पड़ता है और उन सबको करके फिर यहाँ पैसा लगाना पड़ता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हम कितने, किसी भी पैसे को कितनी जल्दी कैश कर सकते हैं। मान लो अगर हम पैसे की जरूरत पड़ गई है और पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है, कितनी जल्दी वो हमारे हाथ में कैश के रूप में आ सकता है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल वर्ड में ये होता है। तो लिक्विडिटी बहुत हाई है। एक दिन में, 4 दिन में पैसा, मतलब वैसे तो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में 4 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, आप 500 रुपए महीना लगाओ, 500 रुपए 2 महीने में लगाओ, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या आप, हम लगातार हर महीने, हर दिन या हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा बहुत आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिक्स इनकम में क्या होता है, जो आपका रिटर्न मिलता है वो महंगाई के बराबर ही मिलता है। वॉलिटिलिटी ना के बराबर होती है। लिक्विडिटी इसकी भी ठीक ठाक होती है। छोटे छोटे अमाउंट में आप ये भी इन्वेस्ट कर सकते हो और हर साल, हर महीने कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है। प्रॉपर्टी में रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा आता है, नो डाउट। वॉलिटिलिटी इसमें भी हाई रहती है, पर लिक्विडिटी बहुत लो रहती है। मान लो आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको 20 लाख रुपए चाहिए, एक कमरा तो बेचोगे नहीं आप, तो बिकेगी तो पूरी बिकेगी। और मान लो पूरी भी बेचनी पड़ जाए, जरूरी थोड़ी है कि आज ही पैसे मिल जाए, ना बिके 6 महीने ना बिके। तो लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। क्या आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो। अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ इकट्ठा ही चाहिए। क्या हम इसको, अब यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करूंगा लोन लेके ले लो, क्योंकि लोन से तो फिर अपने पैसे हम दे रहे हैं, जो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। क्या मैं इसको हर छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, नो। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। कोने की प्रॉपर्टी है, हाई प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर है, यानी दुनिया जहां की चीजें इसके अंदर होती है। ऐसे ही कमोडिटीज में होता है कि महंगाई के बराबर रिटर्न मिल जाती है। वॉलिटिलिटी इसमें बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी ना के बराबर। छोटे अमाउंट में कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। कैश तो कैश ही होता है, जो है आज वैल्यू है वही उसकी वैल्यू रहती है। तो ये मैंने सिर्फ आपको बहुत थोड़ा सा मैंने आपको जिस्ट दिया है। बाकी इसके बारे में जिन्होंने आपको बुलाया है वो और गहराई से बताएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये आज आपको थोड़ा थोड़ा सब चीजों के बारे में पता चल जाए, ताकि आप अपने पैसे को बचा भी सकें अपने घर के खर्चों में और बेटर जगह पे उसको इन्वेस्ट भी कर सकें। दोस्तों, दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग जो है 8th वंडर होता है। कंपाउंडिंग ऐसी चीज होती है जो किसी के फेवर में काम कर जाए तो उसको माला माल बना देती है, और किसी के अगेंस्ट में काम कर जाए तो उसको सड़क पे लाके खड़ा कर देती है। कंपाउंडिंग वो चीज होती है। लोग कहते हैं जी पैसे हम कैसे बचाएं। दोस्तों, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनका मैं एग्जांपल दे रहा हूं।
कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 20 साल की उम्र में नौकरी लगी है तो उनका पीएफ शुरू से कटना शुरू हो जाता है। अब मान लो किसी की नौकरी आज लगी 20 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में उसको मान लो रिटायरमेंट है और वो सिर्फ 2,000 रुपये महीना जोड़ रहा है, सिर्फ 2,000 रुपये महीना। तो दोस्तों जब वो रिटायर होगा, सिर्फ वो 2,000 रुपये जोड़े आगे के सालों में भी, तो उसका कॉर्पस 50 लाख रुपए बनता है। क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। और थोड़ा सा अगर हमने इंटरेस्ट कहीं हाई इक्विटी वगैरह में लगा दिया, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो 1 करोड़ भी हो जाता है। यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा उसको मत देखिए, आप स्टार्ट तो कीजिए। ये नहीं कि हमें बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना है, छोटे छोटे आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्यों? मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी इनकम में से इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके घर के खर्चों को में पैसे बचा के उस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं दूंगा, मान लो कंपाउंडिंग से क्या फर्क पड़ता है। मान लो आज किसी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है 20 साल के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट है 7.5% और उसकी ईएमआई है 81,743 रुपए। तो अब दोस्तों कैलकुलेट करोगे, अगर एक साल में 81,743 जा रहा है तो 20 महीने में 240 इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो अमाउंट जाएगा 1,92,00,000 के करीब। अच्छा, अगर ये ईएमआई की जगह पीएमआई करता, पीएमआई मतलब पर मंथ इन्वेस्टमेंट, और हम ये मान के चल रहे हैं उसको 7.5% इंटरेस्ट उसको मिलता, यहाँ तो देना पड़ रहा था, यहाँ उसको मिलता, और वो यही अमाउंट अपने खाते में जमा करता रहता हर साल, तो उसका 20 साल के बाद उसका अमाउंट होता 4.25 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों जो चीज आज हम 1 करोड़ रुपए की ले रहे हैं, तो 4.25 करोड़ की तो वो हमें आज वैसे ही पड़ रही है, अगर उसका लॉन्ग इफेक्टिव लगा के चले। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ मुझे यहाँ पे आपको ये बताना था 2 चीजों के बारे में, कि कंपाउंडिंग के बारे में, कि आप किसी भी ये जो ईएमआई वगैरह इसके ट्रैप पे मत रहिए, ये हमको खोखला कर देते हैं, ये हमारे पैसे से हम दूसरे को रिच बना देते हैं। तो कंपाउंडिंग के बारे में से बच के रहिए। और जो 8th वंडर है वो था, 9th वंडर वो था पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या? अगर हमने 1 करोड़ रुपए की जगह हमने 81,000 जोड़ने शुरू करे हैं, तो 20 साल में 4.25 करोड़ बनेंगे 7.5 से। अगर आप 15% से लगा लें, अगर 12% से मैं लगा लूं, मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करके देता हूं मैं आपको, मैं ये अगर मान लो मैं 12.5% से इस अमाउंट को जोड़ूं, जो आप हर साल जोड़ रहे हैं, ये माइनस 81,743 इंटू 12, तो आप लगा अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हो कि 15 करोड़ रुपए अमाउंट बन रहा है, 15 करोड़ रुपए। अगर हम 12.5% से इस अमाउंट को जोड़ें, तो यानी कि 1 करोड़ की वैल्यू 15 करोड़ पड़ रही है। तो कंपाउंडिंग बहुत भयंकर चीज होती है, लेकिन अगर हमारे फेवर में काम कर रही है, हमें माला माल कर देगी, और अगर हमारे विरोध में काम कर रही है, तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों अब जो हमने समय का देखते हुए, अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, रिकैप करूंगा। अभी तक हम लोगों ने देखा 3 सीक्रेट टू अवॉइड मनी मिस्टेक्स, कैसे हमें करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको चीज दोबारा से बताऊंगा। हम सभी लोग, ज्यादातर मैं समझता हूँ जैन समाज से, हिंदू समाज से ही है। हम सबके घरों के अंदर क्या होता है कि जनरली आप कि जब खाने से पहले एक रोटी गाय के नाम की निकालते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद अगर कोई खाना बच जाता है, वो खाना किसको जाता है? यू नो वेरी वेल। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है एक गाय की तरह माफी काम करे, गाय की तरह वो आपको आशीर्वाद दे, माता लक्ष्मी का आपका बराबर आशीर्वाद मिले, अपने खर्चों में से पैसा पहले बचाने की कोशिश कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए, और फिर उस बाकी पैसे को खर्च कीजिए। दूसरा हमने सीखा है बेटर रिलेशनशिप विद मनी, कि मनी का कैसे अच्छी रिलेशनशिप करें, किस तरीके से हम अपने पैसे को अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग को कैसे हम टूल की तरह यूज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को टूल मैं इस वजह से बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज को हम टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हर घर के अंदर चाकू होता है, रसोई घर के अंदर, उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, वो टूल की तरह यूज हो रहा है, और किसी से उसकी जान भी ले सकते हैं, तो वेपन की तरह यूज हो रहा है। तो सिमिलरली कंपाउंडिंग को अगर हम टूल की तरह लेंगे, तो ये हमारे फेवर में काम करेगा। तो दोस्तों अब फाइनल जो है हमारे पास 2 चॉइस है, कि जो मैंने आपको बताया है आप इसके ऊपर रिसर्च करें, एक्सपेरिमेंट करें, और फिर अपने रिहाज से आगे चलें, या जिन्होंने भी आपको बुलाया है आप उनके साथ टाइम निकाल के बैठिए, वो आपको अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू देंगे, आपके साथ आपकी पूरी बस्टिंग करेंगे, और आपकी मनी की ऑप्टिमम वैल्यू निकाल के देंगे। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ किसी कंट्री से वॉर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इकोनॉमिक सिचुएशन रहे मार्केट की, लेकिन आपके पास पैसे खर्च के लिए आपका एक हमेशा एक कॉर्पस तैयार रहेगा। तो मुझे इतना ही कहना था, और इसके बारे में आप आगे कुछ और भी जो कहना है वो रोहित जी आपको आगे बता सकते हैं। रोहित जी आप बताइए जो बताना है।
थैंक यू सर। ओके, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स इस वेबिनार में आने के लिए, और राइस सर का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमें यह जागरूक करा कि हम कैसे अपने सेविंग, अपने जो हमारे खर्चे हैं उन खर्चों को थोड़ा सा कम करके एक बहुत अच्छा कॉर्पस अपने लिए, अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि हमने इनकम में से नहीं कहा, आपको इनकम में से कम करना नहीं है, आपके अपने खर्चों में से हम कैसे कमी करके अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एक टिप के साथ, एक गुरु मंत्र के साथ हम आज का सेमिनार वेबिनार बंद करते हैं, और वो यह है कि जैसे, एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपके बालों का रंग चांदी जैसा होता जाता है, मैं फिर बोलता हूं कि जैसे जैसे आपके बालों का रंग चांदी जैसा होता जाता है, वैसे वैसे ही आपके बटुए में, आपके वॉलेट में, आपके पर्स में सोना यानी कि गोल्ड बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम यह बात ध्यान रखेंगे, अपने नजर में रखेंगे, सोचेंगे इस बारे में, तो हम उस उम्र में आके एक बहुत अच्छा अपने लिए फंड, एक बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, और जब भी कर पाएंगे जब हम बचत के ऊपर ध्यान दें। थैंक्स यू ऑल ऑफ यू। सर कुछ बोलेंगे आप, या अगर जो जिनके कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो उनको पर्सनली आप शेयर कर दीजिएगा उनको। किसी को कुछ पूछना है इन टॉपिक्स के बारे में तो वो चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और उसके बाद हम ये वेबिनार आज का क्लोज कर देंगे। सर आई थिंक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। थैंक यू वंस अगेन।